नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 का जो सोशियोलॉजी पेपर है, मेजर पेपर है, उसका जो पेपर है यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जो पेपर है जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजीज। इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल अपनी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को फोकस में रखते हुए बनाई गई है। जैसा कि आपको भी मालूम है, हम कई बार कहे भी हैं कि सेमेस्टर 6 पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो जो आपका पेपर सेट होगा वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला है। देखा जाए तो जो सिलेबस में डायरेक्ट वर्ड लिखे हुए हैं वहीं से ही वह पेपर जनरली बन जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है। पहली यूनिट में आपको सोशियोलॉजी और अर्बन सोसाइटी है, दूसरी में रूरल सोसाइटी है, तीसरी में सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चौथी में सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बातें हम करने वाले हैं। और एक बड़ी बात आपके लिए, हमने एक लर्निंग हब पीडीएफ लॉन्च की थी। जिन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर ली उनको तो पता है ये कितनी काम की, और जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट में स्टडी मटेरियल पे जाते हो जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करते हो, वहीं पे आपको लर्निंग हब का क्या मिलेगा, लिंक मिल जाएगा। वहाँ से इस पीडीएफ को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अप टू डेट पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी। क्यों इसमें खास बात है, आपको सारी चीज़ें एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। आपको सीधे लिंक इसमें मिलेंगे, आप उस पर क्लिक करो और सीधा अपनी क्लास में रिडायरेक्ट हो जाओ। तो जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ ही रहे हैं और जिनके पास इस तरीके का कुछ देख रहे हैं कि वन टेप पे आपको क्लासेस एक्सेस हो जाए, तो पीडीएफ स्टूडेंट के लिए खास हमने इसको डिजाइन किया है। तो आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले पार्ट ए से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जिसमें हम यूनिट वाइज इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अर्बन सोशियोलॉजी, नगरीय समाजशास्त्र को परिभाषित करो। देखो, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है रूरल सोशियोलॉजी, और अब एक आपको देखने को मिल रहा है अर्बन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? जो समाज में जो सोशल रिलेशनशिप्स है, इंस्टीट्यूशंस है, और जो लाइफ है, कल्चर है, इन सबको स्टडी करती है सोशियोलॉजी। अब हम इसको सेग्रीगेट करें तो जब रूरल लाइफ को स्टडी करें या रूरल चीज़ों को देखें तो रूरल सोशियोलॉजी, और अर्बन साइड को बात करें तो अर्बन सोशियोलॉजी, यानी कि शहरी क्षेत्रों में लोगों का किस प्रकार बर्ताव है, रहना है, रिलेशन कैसे हैं, प्रॉब्लम क्या आती है, सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसके अदर चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अर्बन सोशियोलॉजी कही जाती है। अर्बन सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज urban society, cities, urban life, social institutions, social relationship and problems arising from urbanization। नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो नगरीय समाज, नगरों, नगरीय जीवन, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों तथा नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ अर्बन लाइफ इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यह साथ में ये भी बताती है कि जो नगरीय जीवन है वो मानव व्यवहार और सामाजिक संगठन को किस तरह से प्रभावित करता है। इन सारी बातों की स्टडी करने वाली सोशियोलॉजी की ब्रांच को हम अर्बन सोशियोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी? जो नगरीय समाजशास्त्र है इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कि हम अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर इंक्लूड किसको करते हैं, कौन सी चीज़ों को इसमें स्टडी किया जाता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इंक्लूड्स अर्बन कम्युनिटीज, अर्बन कल्चर, फैमिली, सोशल इंस्टीट्यूशंस, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, हाउसिंग, प्रॉपर्टी, क्राइम एंड अदर सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सिटी लाइफ। जो नगरीय समाजशास्त्र है उसकी विषय वस्तु की बात करें तो नगरीय समुदाय इसमें आता है, नगरीय संस्कृति को, परिवारों को, सामाजिक संस्थाओं को, प्रवास यानी जो दूसरी जगह जो ग्रामीण इलाकों से शहर में आए हैं उनको, नगरीकरण को, आवास, गरीबी, होने वाले अपराधों और नगरीय जीवन से संबंधित जो अन्य सामाजिक समस्याएं हैं वो सारी अर्बन सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, नगरीय समाजशास्त्र का महत्व स्पष्ट करो। यानी कि हम नगरीय समाजशास्त्र को पढ़ते क्यों हैं, या इसकी जरूरत क्यों है, या इसका क्या सिग्निफिकेंट है। Urban sociology helps in understanding urban life, social change, migration and urban problems। जो नगरीय समाजशास्त्र है वो नगरीय जीवन, सामाजिक परिवर्तन, प्रवास और नगरीय समस्याओं को समझने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज फॉर इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग, बेटर पब्लिक सर्विसेज एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। साथ में इसका जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इससे ये पता चलता है कि हम प्रभावी ढंग से नगर नियोजन कैसे कर सकते हैं, बेहतर सामाजिक सेवाओं को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, और जो नगरीय विकास है उसको हम किस तरीके से सतत तौर पे अपना सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ज्ञान प्रदान हमें कौन करता है? नगरीय समाजशास्त्र या अर्बन सोशियोलॉजी करता है। दैट्स वाई इट इज हैव ए बिग सिग्निफिकेंट रोल इन दी सोशियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ए सिटी, नगर को परिभाषित करो। यानी कि हम बात तो कर रहे हैं नगरीय समाजशास्त्र की, लेकिन
नगर क्या होता है ये जान लेते हैं। ए सिटी इज ए परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्स ऑक्यूपेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी नगर एक ऐसा स्थायी मानव बस्ती है जिसकी विशेषताओं की बात करें तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, आधारभूत संरचना विकसित होती है, यानी कि रोड की सुविधा होती है, जल पानी की व्यवस्था होती है, कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, विविध व्यवसाय, लोग कई तरीके के ऑक्यूपेशन में वहाँ पे बिजी होते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी यानी कि जो डेयरी वगैरह का काम है इनमें लगा हुआ है, कोई इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, कोई बैंक में लगा हुआ है। जबकि गाँव में ज़्यादातर लिमिटेड ऑक्यूपेशंस होते हैं एंड साथ ही में प्रशासनिक कार्य होते हैं, यानी कि सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है वो भी उनकी हेड ऑफिस बोल दो या फिर उनके कुछ ब्रांचेज बोल दो, वो सारा वहीं देखने को मिलता है। एंड जटिल सामाजिक व आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि गाँव में हम तुरंत इनको आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, लेकिन शहरों में नहीं कर पाते। तो उसे या उस तरीके की बस्ती को हम किस नाम से जानते हैं? सिटी के नाम से जानते हैं, तो सिटी का मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द मेजर टाइप्स ऑफ सिटीज़। नगरों के प्रमुख प्रकार बताओ, सिटीज़ किस-किस तरीके की होती हैं? मेजर टाइप्स ऑफ सिटीज़ इंक्लूड इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यानी कि प्रमुख प्रकारों की बात करें तो औद्योगिक शहर, वाणिज्यिक शहर, प्रशासनिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और महानगरीय शहर या नगर शामिल होते हैं। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डोमिनेंट फंक्शंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनका वर्गीकरण किस आधार पे होता है? वहाँ पे किए जाने वाले प्रमुख कार्यों और की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। जैसे कोई ऐसी सिटी है, जैसे गुड़गांव है, तो गुड़गांव क्या है, एक इंडस्ट्रियल सिटी कही जा सकती है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। ठीक उसी हिसाब से दिल्ली है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव कही जा सकती है। सीकर है, आपका एजुकेशनल हब बोला जाता है। खाटू श्याम जी रिलीजियस सिटी कही जा सकती है। और जो अपना मारवाड़ है उसको हम, जैसे जोधपुर हो गया, वो कल्चरल कहा जा सकता है। जयपुर मेट्रोपॉलिटन कहा जा सकता है। तो उसमें होने वाले काम और उनके क्या फंक्शंस है, क्या वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज होती है, उसके आधार पे सिटी को डिफाइन किया जाता है या उसके टाइप्स बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मार्ट सिटी। आप बहुत छोटे थे जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था। इट वाज 2014 और 2015, जब कहा गया था कि देश में 100 स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही हैं। तो कहाँ तक डेवलप हो रही है उसकी बातें तो अलग विषय है, लेकिन होती क्या है स्मार्ट सिटी, यानी कि जो पीएम साहब का स्मार्ट सिटी का 100 स्मार्ट शहरों का जो सपना था, उसमें स्मार्ट सिटी बोली किसको जाती है? ए स्मार्ट सिटी यूजेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज टू improve the quality of life, promote sustainable development and provide effective governance to citizens। स्मार्ट सिटी आधुनिक तकनीक, डिजिटल आधारभूत संरचना और प्रभावी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों को प्रभावी शासन प्रदान करना। ऐसी व्यवस्था जिस शहर में होती है उसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन। ये लो आ गया वही क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी मिशन के कोई दो उद्देश्य बताओ, क्या जरूरत है इसकी, यानी कि किस माइंड सेट से स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत होती है। द स्मार्ट सिटी मिशन एम्स टू इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, strengthen digital governance, provide efficient public services, encourage sustainable development and enhance the quality of life of citizens। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य था कि नगरीय आधारभूत संरचना में सुधार किया जाना, डिजिटल शासन को सुदृढ़ करना, जिसे ई गवर्नेंस कहा जाता है, प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना या सार्वजनिक सेवाओं का जो डिलीवरी है उसको प्रभावी करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन की क्वालिटी या गुणवत्ता को बेहतर बनाना स्मार्ट सिटी के क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन अर्बनाइजेशन। नगरीकरण क्या है, यानी कि कोई ऐसी जगह जो धीरे धीरे ग्रामीण से किस में तब्दील होती है, शहर में तब्दील होती है, उसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। Urbanization is the process by which the proportion of people living in urban areas increases because of industrialization, migration, economic growth and the expansion of cities। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा औद्योगिकरण, प्रवास, आर्थिक विकास और नगरों के विस्तार के कारण नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। जैसे धीरे धीरे अभी सीकर की बात करें तो सीकर एक्सपेंड हो रहा है। जयपुर रोड पे, पिपराली रोड पे, नवलगढ़ रोड पे, फतेहपुर रोड पे, हर्ष रोड पे, हर रोड पे धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो उससे बाहर के लोग आकर सीकर में प्लॉट लेते हैं, वो भी वहाँ रहते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।
वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वह धीरे धीरे शहर में बन रहे हैं, तो वहाँ अर्बनाइजेशन को हम बता सकते हैं कि इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अर्बनिज्म, यानी नगरीयता क्या है। अर्बनिज्म रेफर्स टू द डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लाइफ फाउंड इन सिटीज, यानी कि नगरीयता नगरों में पाई जाने वाली विशिष्ट जीवन शैली को दर्शाती है। इट इंक्लूड्स वैल्यूज, बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप्स, लाइफ स्टाइल एंड कल्चरल पैटर्न्स डेवलप्ड थ्रू अर्बन लिविंग, यानी कि इसमें नगरीय जीवन से विकसित मूल्य, व्यवहार, सामाजिक संबंध, जीवन पद्धति और सांस्कृतिक प्रतिमान आदि इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसे नगरीयता कहते हैं। जैसे मैं इसको आपको दोनों ही वे में बता देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। जैसे आप गाँव में रहते हो तो वहाँ पे आप, हम क्योंकि राजस्थानी लोग हैं तो हम नाम से ही बोल देते हैं जनरली, कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह देने का काम नहीं होता। गाँव में जब छोटे होते हैं तो वहाँ पे जो हमारा वैल्यूज है, ये नहीं कि गाँव आउटडेटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशनल बैकवर्ड ग्रोथ होती है, तब हम थोड़े से होते हैं सही ढंग से अपनी लोकल भाषा बोलते हैं। जैसे आप शहर की तरफ आते हो, वहाँ पे आप किसी को भैया बोलने लगते हो, ठीक है, सर बोलने लगते हो, भैया ये बताना, सर ये बताना। आप थोड़ा-सा भाषा इस तरीके की कर लेते हो, जैसे आप हिंदी में बात करने लगते हो या थोड़ा-सा पोलाइट हो जाते हो। ये नगरीयता है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो सोशल रिलेशनशिप है, उसको देखकर आपको ये चीज़ें अपने आप में डेवलप होती हैं। ये नगरिज़्म है या अर्बनाइज़्म है, सॉरी अर्बनिज़्म, नगरीयता। वहीं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूँ, गाँव में जैसे आप खाना खाते हो, आपका खाना बच जाता है, तो आप गाय वगैरह को खिला देते हो, या कुछ जो रात का खाना होता है, दिन का खाना होता है, गाय के लिए या जानवरों को आप बड़े प्यार से, इज़्ज़त से देते हो। वहीं शहरों में क्या होता है, आपने इधर फ्लश किया, इसमें डाला और फ्लश करके आपने गटर के नाले में वही खाना फ्लश कर दिया। ऐसा गाँव में तो नहीं है अपना, लेकिन शहरों में आपको ये कॉमन देखने को मिल जाता है। ये लाइफ़स्टाइल है, इसे नगरीयता कहते हैं कि वहाँ की आपने वैल्यूज़ को इंक्लूड किया जाता है, वहाँ पे किस तरीके के रिलेशनशिप है, पड़ोसी-पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखता। ये सारी चीज़ें नगरीयता कही जाती है। और क्योंकि जहाँ जिस एरिया में होता है, आपको धीरे-धीरे उसी का आता है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इसके, नेगेटिव भी है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि शहरों में रहने से जो अपनी वैल्यूज़, बिहेव, सोशल रिलेशनशिप, लाइफ़स्टाइल और कल्चरल पैटर्न आपने डेवलप किए हैं या डेवलप होते हैं, उसे हम नगरीयता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन माइग्रेशन। प्रवास क्या है? माइग्रेशन मतलब भई आप इधर रूरल एरिया में थे, आपने इसको छोड़कर अर्बन एरिया में जा रहे हो, तो छोड़ने के कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वहाँ पे आप जॉब करते हो। एक हो सकता है आप कृषि कार्य से निकल कर आप इंडस्ट्री और सर्विस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कई सारे रीज़न होते हैं कि आप उस एरिया को छोड़कर शहरों की तरफ जाते हो, उसे माइग्रेशन कहते हैं। Migration is the movement of people from one place to another for permanent or temporary settlement due to economic, social, educational, political and environmental reason. प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें लोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारणों से अस्थायी या स्थायी तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। पहला क्वेश्चन है डिफाइन रूरल सोशियोलॉजी। अब तक हम अर्बन की बात कर रहे थे, अब रूरल पे आते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करो। Rural sociology is the branch of sociology that studies rural society, village life, rural institutions, social relationships, culture and problems. ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण समाज को, ग्रामीण जीवन को, ग्रामीण संस्थाओं को, सामाजिक संबंधों को, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की समस्याओं को क्या करती हो, स्टडी करती हो, अध्ययन करती हो। इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज। यह ग्रामीण समुदायों की संरचना को समझने में, संगठन को समझने में और विकास की क्या करती है, व्याख्या करती है, उसे हम रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी? ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। द सब्जेक्ट इंक्लूड्स रूरल कम्युनिटीज, फैमिली, कास्ट, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, लीडरशिप एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द विलेज लाइफ। यानी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें ग्रामीण समुदाय, गाँव के परिवार, जाति, वहाँ की कृषि की व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यानी लोग किस पे क्या, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, संस्कृति क्या है, सामाजिक संस्थाएं क्या है, नेतृत्व है, और ग्रामीण जीवन से संबंधित अन्य समस्याओं को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र की नीड क्यों है, इसको क्यों स्टडी किया जाए, या इसका क्या महत्व है। Rural sociology helps understand rural society, social changes,
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रूरल प्रॉब्लम्स। ग्रामीण समाज शास्त्र ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन, कृषि विकास और ग्रामीण समस्याओं को समझने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज फॉर रूरल प्लानिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ रूरल पीपल। यह ग्रामीण नियोजन, सामुदायिक विकास और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए इसकी क्या है, स्टडी की नीड है। बात करते हैं गांव क्या होता है, डिफाइन विलेज। A village is a small rural settlement where people mainly dependent on agriculture and related occupations. गांव एक छोटा ग्रामीण निवास क्षेत्र है जहां लोग मुख्यतः कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों पे निर्भर होते हैं। जैसे उन्होंने डेयरी का काम कर लिया या फिर बागवानी का काम कर लिया या मुर्गी पालन का काम कर लिया, यानी कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज सोशल रिलेशनशिप्स, सिंपल लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स। इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो सामाजिक संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मेल मिलाप होते हैं, जीवन एकदम सरल होता है और सामुदायिक जो बंधन होता है वो बहुत मजबूत होता है। आपने देखा भी होगा जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा रूरल गाँव में या यूँ कहे गाँव में इसका ज़्यादा बोलबाला होता है, तो इसमें जो कम्युनिटी बॉन्ड है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ कम्युनिटी, लिटिल कम्युनिटी। लिटिल कम्युनिटी क्या क्या है? A little community is a small, self-sufficient, and culturally integrated social unit with close personal relationships, common traditions, and a strong sense of unity among its member. लिटिल कम्युनिटी यानी कि एक छोटा समुदाय क्या है, एक छोटा सा आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से एकीकृत सामाजिक सामाजिक समूह है जिसमें घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं, समान परंपराएं होती है और सदस्यों के बीच एक मजबूत एकता की भावना देखने को मिलती है। उसे हम छोटा समुदाय या लिटिल कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। मेंशन दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटिल कम्युनिटी। छोटे समुदाय या लिटिल कम्युनिटी की मुख्य विशेषताएं क्या है? ए लिटिल कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्मॉल पॉपुलेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, क्लोज सोशल इंटरेक्शन, कॉमन ट्रेडिशंस, कल्चरल होमोजिनिटी एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग अमंग इट्स मेंबर। लिटिल कम्युनिटी की विशेषताओं की बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, आत्मनिर्भरता खूब होती है, घनिष्ठ सामाजिक संपर्क होते हैं, समान परंपराएं होती है, सांस्कृतिक समानता और सदस्यों के बीच एक प्रबल सामुदायिक भावना होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बारा का जो शाहाबाद इलाका है, शाहाबाद जो एक इलाका है, वहाँ पे सहरिया नामक एक जनजाति या ट्राइब्स पाई जाती है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम जनसंख्या इनकी है, तो इसे हम लिटिल कम्युनिटी के नाम से जान सकते हैं क्योंकि इनमें पॉपुलेशन इनकी कम है, सेल्फ सफिशिएंसी अपने काम पे ये डिपेंडेंट होते हैं, इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं आपस में, ट्रेडिशन इनके कॉमन है, कल्चरली ये अपने आप को डोमिनेट किए हुए हैं और आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होती है। तो इस तरीके की कोई कम्युनिटी होती है जो संख्या में कम होती है और आपस में कल्चरली घनिष्ठ होती है, उसे हम लिटिल कम्युनिटी कहते हैं। डिफाइन पीजेंट सोसाइटी। कृषक समाज को परिभाषित करो। नाम से समझ में आ रहा है किसान वाला समाज। पीजेंट सोसाइटी रेफर्स टू एक रूरल सोसाइटी वेयर पीपल मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, फैमिली लेबर एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग। कृषक समाज वह ग्रामीण समाज है जहां लोग मुख्यतया कृषि पर, पारिवारिक श्रम पर और पारंपरिक खेती पर निर्भर रहते हैं। इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद लैंड, कस्टम्स एंड विलेज लाइफ। यह भूमि से, परंपराओं से और अपने ग्राम जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं या जुड़ा हुआ ये समाज होता है। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी। इस कृषक समाज की दो विशेषता लिखो। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, फैमिली बेस्ड प्रोडक्शन, ट्रेडिशनल वैल्यूज, सिंपल लाइफस्टाइल एंड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द लैंड एंड लोकल कस्टम्स। इस समाज की विशेषताओं की बात करें तो कृषि पर निर्भरता है, पारिवारिक आधारित श्रम करते हैं, उत्पादन करते हैं, पारंपरिक मूल्यों पर जीते हैं, सरल जीवन शैली होती है और भूमि और स्थानीय परंपराओं के प्रति इनका गहरा लगाव होता है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। वाई इज रूरल सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र क्यों जरूरी है? देखो, भारत की बात करें, इससे पहले मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान का तकरीबन 2011 के अनुसार 74% जो एरिया है वो रूरल एरिया है, या यूँ कहे जनसंख्या का 74% जो सेगमेंट है वो रूरल है। अब 2025 की जनगणना की बात कर ले तो मान लो, मोटा मोटा भी नहीं माने तो हम 60% तो मान लेंगे कि 60% रूरल एरिया है, जहाँ की आबादी 60% रूरल एरिया है, इंडिया में भी नियर बाई ये 60% पे आएगा, तो वहाँ इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। तो इंडिया जैसे कंट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? रूरल सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज ए लार्ज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्या गाँव में निवास करती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सोशल प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट वेलफेयर
प्रोग्राम्स फॉर रूरल कम्युनिटीज। यह ग्रामीण विकास में, कृषि में, सामाजिक समस्याओं और ग्रामीण समुदायों के लिए सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों को समझने में मदद करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन विलेज एंड पीजेंट सोसाइटी। अब जो ग्रामीण और जो कृषक समाज है, इन दोनों में क्या अंतर है? हालांकि दोनों नियर बाई है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, वो देख लेते हैं। A village is a geographical rural settlement, whereas peasant society refers to a social group primarily engaged in agriculture। यानी कि जब हम गांव ग्रामीण समाज की बात करें तो ग्रामीण समाज एक भौगोलिक ग्रामीण बस्ती है, यानी कि ये एरिया ग्रामीण है, तो इसमें पाए जाने वाला इस पूरे सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, विलेज सोसाइटी कहेंगे। ऑब्वियसली हाँ, विलेज सोसाइटी कहेंगे, क्योंकि ये जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है। वहीं जो कृषक समाज है वो मुख्यतया ऐसे समाज को कहा जाता है जो कृषि कार्य में संलग्न होता है। A village may include different occupations, but peasant society mainly consists of farming families। अब जो गांव है उसमें कई व्यवसाय हो सकते हैं, कुछ लोग कृषि पे आधारित हो सकते हैं, कुछ एमएसएमई पे आधारित हो सकते हैं, कुछ और काम कर रहे हो सकते हैं। जबकि जो कृषक समाज है उसका मुख्य काम ही क्या है? कृषक परिवारों से बना है, तो वहाँ पे मेन काम ही उनका एग्रीकल्चर पे डोमिनेंसी होती है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डेवलपमेंट। विकास को परिभाषित करो। Development is the process of improving the economic, social, political and cultural conditions of society। विकास समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में सुधार की क्या है? प्रक्रिया। यानी कि किसी समाज की चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक परिस्थितियों में इन्हेंसमेंट होता है या प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है, तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। इट एम्स टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीजेज अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योर ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग। इसका उद्देश्य की बात करें तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, अवसरों का विस्तार करना और समग्र मानव कल्याण का क्या करना? समग्र मानव कल्याण होना, ये सुनिश्चित करना, इसका क्या है? ओवरऑल उद्देश्य होता है। व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट? विकास के प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? द मेजर फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट आर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ह्यूमन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास के अगर प्रमुख स्वरूपों की बात करें तो आर्थिक विकास करना, यानी कि जहां इंडस्ट्रीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डेवलपमेंट होना। सामाजिक विकास की बात करें तो सामाजिक मूल्यों में सुधार होना। राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से विकास होना। सांस्कृतिक बात करें तो कल्चरली रिच होना। मानव की बात करें तो मानव का क्वालिटेटिव होना। एंड सतत विकास की बात करें तो इस पे ज़्यादा फोकस आज दुनिया का ही इस पे ज़्यादा फोकस है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे हम नेचर को अपने साथ कर लेते हैं उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये अलग अलग स्वरूप विकास के होते हैं। दीज फॉर्म्स टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये सभी स्वरूप मिलकर समाज की समग्र प्रगति एवं कल्याण में योगदान देते हैं। ये आ गया क्वेश्चन, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को परिभाषित करो। स्टार मार्क लगा लो, ये क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ए बी सी, किसी भी सेगमेंट में। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ये हमारा प्रेजेंट है, जिसकी जो हम आज जी रहे हैं, और ये हमारा फ्यूचर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हमें आज हमारे पास जो रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह रिसोर्स बच सके। उसे हम किस नाम से जानते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमें एनवायरनमेंट को इतना विदोहन नहीं करना है, हमें संसाधनों का इतना नुकसान नहीं करना है कि वह खत्म हो जाए। तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन को माइंड में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। Sustainable development is development that meets present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs। सतत विकास विकास की वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता नहीं करता। यानी कहने का मतलब वर्तमान आवश्यकताओं को इस कदर हम पूरा करें कि भविष्य की पीढ़ियों को उसके साथ समझौता नहीं करना पड़े। इट मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यह आर्थिक विकास में, सामाजिक न्याय में और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखता है। व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? आधुनिकीकरण क्या है? देखो, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दो अलग अलग सेगमेंट है, समझते हैं दोनों क्या होता है। मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू ए मॉडर्न सोसाइटी थ्रू साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन एंड सोशल चेंजेज। आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वैज्ञानिक ज्ञान से
प्रौद्योगिकी का यूज करके, औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से पारंपरिक समाज को आधुनिक समाज में क्या करते हैं, बदलते हैं, उसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। वहीं एक टर्म होती है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, पश्चिमीकरण। यानी कि जैसे इंडिया की बात करें तो जो पश्चिम के देश है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनको फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, अपने कल्चर की तो बैंड बजाना और उनके कल्चर को एडॉप्ट करना, उसे बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। यानी कि आज हम तीज भूल गए कि तीज कैसे मनाई जाती है, और जो हमारे त्योहार हैं हमने उनको बुला दिया, लेकिन हमें क्रिसमस डे का मालूम है कि कैसे सेलिब्रेट होना है। तो ये वेस्टर्नाइजेशन है। जबकि जापान क्या है, जापान मॉडर्न कंट्री है। जापान ने अपनी कल्चर को इन्हेंस किया है, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी कल्चर वैल्यूज को, अपनी सोसाइटी को टेक्नोलॉजी से, साइंटिफिक नॉलेज से, इंडस्ट्री से, एजुकेशन से, इन सब से चेंज किया है। तो जापान को हम मॉडर्न कंट्री कहेंगे। जबकि इंडिया डेवलप भी हो जाएगा तो भी वेस्टर्नाइजेशन ही कहा जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आता है तो ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा। डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। विकास का समाजशास्त्र क्या है, इसको परिभाषित करो। Sociology of development is the branch of sociology that studies development process, social change, development policies and their impact on society, institutions and human life. विकास का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो विकास प्रक्रियाओं, सामाजिक परिवर्तनों, विकास नीतियों और उनके समाज, संस्थाओं और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या करती है, अध्ययन करती है। यानी कि विकास के कारण समाज पर किस तरीके का इम्पैक्ट आता है, इस चीज को स्टडी करने वाली सोशियोलॉजी की ब्रांच को हम सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। विकास के समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड्स डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सोशल चेंज, poverty, inequality, industrialization, displacement, rehabilitation, and the impact of development programs on society. विकास के समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें हम विकास को, आधुनिकीकरण को, समाज में होने वाले परिवर्तनों को, गरीबी को, असमानता को, औद्योगिकरण को, विस्थापन को, पुनर्वास और समाज पर विकास कार्यक्रमों के जो प्रभाव पड़ते हैं, इन सबको हम इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीजें सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। विकास के समाजशास्त्र का महत्व क्या है, क्यों हमें इसको स्टडी करनी चाहिए। सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट हेल्प्स अंडरस्टैंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इनइक्वालिटी एंड द इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। विकास का समाजशास्त्र इसलिए जरूरी है क्योंकि विकास नीतियों से सामाजिक परिवर्तन को बताता है, समाज की असमानता को, समाज के विभिन्न वर्गों पर विकास के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं या क्या प्रभाव पड़े हैं आदि को समझने में ये मदद करता है। इट सपोर्ट्स इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ये समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा देता है। तो दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, इंक्लूसिव और बैलेंस्ड, दोनों को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। समावेशी विकास का मतलब होता है समाज के हर तबके को, गरीब से गरीब को और बैकवर्ड से बैकवर्ड को, यानी कि सारे लोगों को इंक्लूड करना इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है या डेवलपमेंट कहा जाता है। और हर तरह से डेवलपमेंट होना, ग्रामीण इलाकों का, शहरी इलाकों का, बैकवर्ड इलाकों का, अपवर्ड इलाकों का, हर एक कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से सही नपातुला विकास होता है, उसे बैलेंस्ड डेवलपमेंट या संतुलित विकास कहते हैं। तो इंक्लूसिव और बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए हमें सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है। Displacement is the forced or voluntary movement of people from their original place due to development projects, natural disaster, conflicts of or other social और economic reasons। विस्थापन वह प्रक्रिया जिसमें विकास परियोजनाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, संघर्षों की वजह से या अन्य कोई सामाजिक व आर्थिक कारणों से लोगों को अपने मूल स्थान से हटना पड़ता है। देखो, एक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में व्यक्ति अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है, और डिस्प्लेसमेंट में भी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है। डिस्प्लेसमेंट फोर्सफुली होता है, आप ये मान लो, यानी कि ये एक जबरदस्ती का है, यानी कि इसमें लोगों की खुद की इच्छा नहीं होती उस जगह को छोड़ने की, बट ऐसी परिस्थिति बन जाती है, चाहे विकास के प्रोजेक्ट की वजह से बन जाए या कोई प्राकृतिक आपदा वहां पे आ जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी सामाजिक या आर्थिक कारण हो जाए जिस वजह से उसे अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है, वह डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और अपनी मर्जी से एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं, प्रवास कहते हैं। डिफाइन रिहेबिलिटेशन। पुनर्वास को परिभाषित करो। रिहेबिलिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग डिस्प्लेस्ड पीपल बाय प्रोवाइडिंग हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, बेसिक फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू रीबिल्ड देयर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। पुनर्वास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
विस्थापित लोगों को आवास, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं और सामाजिक व आर्थिक जीवन को पुनर्स्थापित करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि रिहेबिलिटेशन का मतलब है जो रिकवरी वापस उनकी करवाना, यानी कि जो सोचा है, जो लोग हैं एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह आ गए, तो उनको वापस सोशल तौर पे या इकोनॉमिक तौर पे उन्हें वापस क्या करना, बसाना, उसे रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। वाई आर डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट इश्यूज इन डेवलपमेंट, यानी विकास में विस्थापन और पुनर्वास महत्वपूर्ण मुद्दे क्यों हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, एग्जांपल ये है कि जो रणथंभौर का एरिया है, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है, उसके आसपास टाइगर के अटैक होते रहते हैं, तो वहाँ कई लोग रहते हैं, कुछ लोग उसकी दायरे में आते हैं। अब वहाँ अगर डेवलपमेंट होना है तो इन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा तो इनको कहीं बसाना भी पड़ेगा। तो जब डेवलपमेंट की बातें आती है तो भाई लोगों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाना पड़ता है, तो ये डेवलपमेंट का जो फेज होता है उसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम देयर होम्स एंड लाइवलीहुड्स, विकास परियोजनाओं के कारण लोगों को अपने घरों और आजीविकाओं से विस्थापित होना पड़ सकता है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, रिस्टोर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एंश्योर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनके अधिकारों की रक्षा, जीवन स्तर की पुनर्स्थापना और न्याय संगत व सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए उचित पुनर्वास क्या होता है, जरूरी होता है। यानी कि लोगों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह जब लगाया जाता है तो भाई तो उनके राइट्स की रक्षा हो, जीवन स्तर वापस उनको मिल जाए, और न्यायोचित भी, वैसा नहीं कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए रिहेबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट एक इम्पोर्टेंट इश्यू रहता है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के साथ। अब समझते हैं फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस को, यानी कि फोर्थ यूनिट में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के समाजशास्त्र को परिभाषित करो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक कंट्री का बाकी सारे विश्व के साथ क्या हो जाना, जुड़ जाना। जुड़ना किस तरीके से, ताकि उस कंट्री के जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी काम है, वो अक्रॉस दी बॉर्डर्स भी क्या हो सके, आउटगोइंग और इनकमिंग हो सके। यानी कि फोन की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा हूँ, संस्कृति की बात कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। इस कदर वह दूसरे कंट्री से या अदर वर्ल्ड से जुड़ जाए ताकि हर चीज़ का लेन देन हो सके, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इस ग्लोबलाइजेशन का सोशियोलॉजी पे या सोसाइटी पे किस तरीके से इम्पैक्ट आता है। Sociology of globalization is the branch of sociology that studies the impact of globalization on society, culture, economy, politics, institutions, and social relationships at the global level. वैश्वीकरण का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो वैश्विक स्तर पर समाज, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है, इसको अध्ययन करती है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन होने से इन सारी चीज़ों पर जो समाज की है, चाहे वो सोसाइटी हो, कल्चर हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, या हमारे जो सामाजिक संस्था है, संबंध है, इन पर ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव हुए हैं, इसको स्टडी करने वाली सोशियोलॉजी की ब्रांच को हम सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलिज्म, सोशल चेंज, इंटरनेशनल रिलेशंस, माइग्रेशन, आइडेंटिटी, मार्जिनलाइजेशन एंड द इमेज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल प्रोसेस ऑन सोसाइटी। यानी कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें वैश्वीकरण को, वैश्विकतावाद को, सामाजिक परिवर्तन को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, प्रवास को, एक तो होता है कि गांव से शहर में जाना, एक होता है इंडिया छोड़कर अमेरिका जाना, उनको, पहचान को, हाशियाकरण को, और समाज पर वैश्विक प्रक्रियाओं के क्या प्रभाव है, इन सारी चीज़ों को हम सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या इंक्लूड करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के समाजशास्त्र का महत्व क्या है। सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स अंडरस्टैंड ग्लोबल सोशल चेंज, कल्चरल इंटरेक्शन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इमर्जिंग सोशल इश्यूज। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र वैश्विक सामाजिक परिवर्तनों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, आर्थिक एकीकरण और उभरते सामाजिक मुद्दों को समझने में क्या करता है, मदद करता है। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। यह वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों व चुनौतियों की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। अब पूछा गया है आपसे कि वैश्वीकरण को परिभाषित करो। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच कंट्रीज बिकम इंक्रीजिंगली interconnected in economic, social, cultural, political and technological activities across the world.
वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी गतिविधियों से परस्पर क्या होता है, जुड़ाव होता है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज ग्लोबलिज्म? वैश्विकतावाद क्या है? Globalism is the idea or ideology that promotes global cooperation, connectedness, and integration among nations in economic, political, social, and cultural spheres. वैश्विकतावाद वह विचारधारा है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच वैश्विक सहयोग क्या है, परस्पर जुड़ाव क्या है और एकीकरण को किस प्रकार बढ़ावा देती है, उसको हम ग्लोबलिज्म कहते हैं। जैसे अभी एक हाल ही में मैं नाम बोल रहा हूँ, एक कंट्री में भूकंप आया था, तो बाकी सारा विश्व है जो भी है उनको हेल्प देने के लिए वहाँ पहुँच गया। किसी ने उनको क्या दिया, किसी ने क्या दिया, ये ग्लोबलिज्म है। अभी इराक के साथ जो तनातनी हुई है, अमेरिका की, यूएसए की चल रही है, उसमें सारे दुनिया भर के देशों पे क्या है, इसका इम्पैक्ट आया है। तो ये सारी चीज़ें कि किस प्रकार कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इन सब चीज़ों को या इन सारी आइडियोलॉजी को हम जो नाम देते हैं वो क्या है, ग्लोबलिज्म, यानी कि वैश्विकतावाद। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलिज्म। वैश्वीकरण और वैश्विकतावाद में अंतर समझाओ, ये एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्लोबलाइजेशन इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग global interconnectedness, whereas globalism is the ideology that supports and promotes global integration and cooperation among nations. वैश्वीकरण वैश्विक परस्पर जुड़ाव की एक वास्तविक प्रक्रिया है, यानी कि वैश्वीकरण का मतलब हुआ एक कंट्री का दुनिया भर के साथ जुड़ना, ग्लोबलाइजेशन होता है। जबकि वैश्विकतावाद वह विचारधारा है जो राष्ट्रों के बीच वैश्विक एकीकरण और सहयोग का समर्थन और प्रोत्साहन करती है। जबकि ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जो इंटरकनेक्टेड ये कंट्रीज है, इनके आपस में किस तरीके के रिलेशन है, कैसा इनका इंटीग्रेशन है, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इनको हम ग्लोबलिज्म के नाम से जानते हैं। और एक कंट्री का बाकी विश्व के साथ जुड़ जाना ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, यानी कि हाशियाकरण क्या है? Marginalization is the process by which individuals or groups are excluded from social, economic, political, and cultural opportunities, resulting in inequality and limited access to resources. हाशियाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों या समूह को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अवसरों से वंचित कर दिया जाता है, जिससे असमानता बढ़ती है और संसाधनों तक सीमित पहुंच उत्पन्न होती है। देखो, इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई पेज होता है और ये मार्जिन है इस पेज का, मान लेते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ये इस पेज का बीच का एरिया जिसे हम राइटिंग एरिया कहते हैं। यहाँ पे जो है वो सारे इक्वल है, यहाँ पे वो सारे क्या है, इक्वल है, सोशल, इकोनॉमिकल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी को इस इक्वलिटी से निकाला और इसको यहाँ टिका दिया कि जाओ आप तो समाज के बाहर हो, आप नीची जात के हो, आप कम कमाते हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कमज़ोर है, आपका एजुकेशनल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप बैकवर्ड हो, आप गाँव के हो, इनको इस एरिया से बाहर निकालना या इनको डेवलपमेंट की प्रोसेस से बाहर कर देना ताकि ये बैकवर्ड रह जाए और कुछ लोग आगे बढ़ जाए। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हाशियाकरण कहते हैं, मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है, समाज में इनइक्वलिटी बढ़ती है और समाज में जो रिसोर्सेज है उन पर लिमिटेड एक्सेस ही होता है। आई थिंक आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हाशियाकरण क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस से किसी को बाहर कर देना। जैसे एक क्लास में 20 बच्चे हैं और गुरुजी इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि 2 बच्चे हैं जो मैं यहाँ पे बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन जैसे मान लो वो 2 बच्चे हैं, कोई ऐसी बस्ती से आते हैं जो साफ सफाई नहीं रखते या जिनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचा है, तो उन बच्चों पर गुरुजी का स्नेह कम होता है और उनको वो अवॉइड करके चलते हैं। ये क्या कहा जाता है, मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। उन पे इतना ध्यान नहीं देते या उनको इतना टोकते रोकते नहीं है कि ठीक है पढ़ लो, तुम्हारा तुम जाने तुम्हारा काम जाने, टाइप ऑफ माइंड सेट इज कॉल्ड दी मार्जिनलाइजेशन। ऐसा हर जगह होता है, हर जगह मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस इज ए सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ए confusion about their identities, values, culture और social role due to rapid social and cultural changes. पहचान का संकट वह स्थिति है जिसमें तीव्र सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति अपनी पहचान, मूल्य, संस्कृति और सामाजिक भूमिका के संबंध में
भ्रम का अनुभव करता है उसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। और अभी इंडिया इससे बहुत अच्छे से गुजर रहा है। हम हमारी इस जो रैपिडली जो चेंजमेंट हो रही है हमारी सोसाइटी में, हमारी जो कल्चर में जो रैपिडली चेंजमेंट देखा जा रहा है, उससे हम कन्फ्यूज़ है कि हम एक्चुअली हैं क्या? हम मतलब क्या है? ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी एक संकट की बात है। इसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, जहाँ पे हम खुद अपनी जो हम मूल क्या है, उन चीज़ों को भूल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी। समाज पर वैश्वीकरण के कोई दो प्रभाव बताओ। ये आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज। वैश्वीकरण आर्थिक विकास को, तकनीकी प्रगति को, सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। एट द सेम टाइम इट में इंक्रीज इनइक्वलिटी, कल्चरल चेंजेस, मार्जिनलाइजेशन एंड आइडेंटिटी रिलेटेड चैलेंजेस। साथ ही यह एक ही उसी समय असमानता को, समाज सांस्कृतिक परिवर्तनों को, हाशियाकरण को और पहचान संबंधी चुनौतियों को भी बढ़ा सकता है। तो ये ऊपर वाले पॉजिटिव चेंज हो गए और नीचे वाले नेगेटिव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज आइडेंटिटी क्राइसिस कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट इशू इन ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण में पहचान का संकट एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों माना जाता है? ग्लोबलाइजेशन एक्सपोजेज people to different cultures and lifestyles which may weaken traditional values and create confusion about personal and cultural identity, especially among younger generations। वैश्वीकरण लोगों को विभिन्न संस्कृतियों एवं जीवन शैलियों से परिचित कराता है, क्योंकि भाई आज हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो हमें अलग-अलग कल्चर को जानने को मौका मिल रहा है, लाइफ़स्टाइल को देख रहे हैं, जिससे हमारी जो खुद के पारंपरिक मूल्य हैं, वो हम कमज़ोर हो गए हैं। विशेष रूप से युवा पीढ़ी में व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है या हो सकता है। आज जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि तीज कब मनाई जाती है, तीज में क्या होता है, गोगा क्या होता है, गोगा नवमी कैसे मनाई जाती है, मेले हमारे कैसे लगते हैं, उनके पीछे क्या भावनाएँ थी, खत्म हो गई है। आज आपको ये पता है क्रिसमस डे कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। आपको बर्थडे सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता घर में जो हम माता की जोत लेते हैं तो कब ली जाती थी या किस तरीके से ली जाती थी, उसके पीछे क्या लॉजिक्स थे। कहने का मतलब हम हमारी आइडेंटिटी को तो खो चुके हैं, और स्पेशली किस में देखने को मिल रहा है, यंगर जनरेशन्स में देखने को मिल रहा है, यानी कि आप में। इट इज़ जेनज़ीज़। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम द सेम टाइम पे हम दुनिया भर की कल्चर को देख पा रहे हैं, वहाँ की लाइफ़स्टाइल को समझ पा रहे हैं, इसलिए हम उसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द आइडेंटिटी क्राइसिस। सो आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ कंसिडर्ड एन वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू राइट नाउ इन द ग्लोबलाइजेशन फेज। आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में इसको बहुत अच्छा एक मुद्दा माना जा रहा है। ये था हमारा पार्ट ए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। और पार्ट बी में हमने यूनिट वाइज हर यूनिट से 4-4 क्वेश्चन रखा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक्सप्लेन किए हुए हैं। और साथ ही में आप पार्ट सी के क्वेश्चंस देख पाओगे इस पीडीएफ में। पार्ट सी से हमने हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन को इम्पोर्ट सेगमेंट को रखा है। पहली बार सेमेस्टर 6 को यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, तो हमारी यही है कोशिश कि इस पीडीएफ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पीडीएफ में जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, मेजर पेपर को छोटी सी क्लास में छोटी सी पीडीएफ में बांध पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेजर पेपर है। मेजर पेपर का सिलेबस बहुत डीप होता है। नाम शायद कम हो सकते हैं, सिलेबस में टॉपिक कम हो सकते हैं, बट सिलेबस मैटर वाकई में अच्छा खासा होता है। लेकिन क्योंकि पहली बार पेपर बनेगा, इसलिए ये पीडीएफ कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस पीडीएफ को आपको जरूर देखिए, साथ में लर्निंग हब को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ तक आप क्लास में साथ बने रहे। फॉर दी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से एग्जाम दो, और साथ ही में इस क्लास को हाइप करना ना भूले। हाइप करोगे तो आप जैसे और स्टूडेंट तक ये क्लास यूट्यूब खुद से पहुंचा देगा। तो हमारी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड बी कॉन्फिडेंट, बी क्या बोलते हैं उसको, फोकस्ड। तो स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। और नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। करियर रेडीनेस।